दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कुमार मोहित और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम पर्यावरण में। दर्शकों, पर्यावरण ही मानव जीवन का आधार है। पर्यावरण से हमें वह हर चीज़ मिलती है जो किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है, जैसे कि हवा, पानी और अनुकूल वातावरण जैसी कई चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमें भेंट स्वरूप दी है। मानव जीवन के शुरुआत से ही हमने प्राकृतिक चीज़ों का बेहद भरपूर इस्तेमाल किया है और आज कहीं ना कहीं हमारे इतनी ज़्यादा विकास कर जाने का कारण भी पर्यावरण ही है। मगर हम विकास की इस दौड़ में पर्यावरण की आवश्यकता को कहीं ना कहीं भूल गए हैं और उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। और आज इसी चर्चा में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना कॉलेज के प्रोफेसर प्रमोद कुमार सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं हम इसकी अहमियत को भूलते जा रहे हैं। कृपया कर हमें ये जानकारी दें। बिल्कुल मोहित जी, पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सौरमंडल में 8 उपग्रह हैं, जिसमें पृथ्वी ही एक ऐसा उपग्रह है जिस पर एक आदर्श पर्यावरण की दशा मिलती है, जिस वजह से यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। यदि पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है, यदि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न होती है या फिर यहाँ के जो एटमॉस्फेयर हैं उसमें कुछ ऐसे अवांछित तत्वों की प्रधानता या अवांछित गैसों की प्रधानता बढ़ जाती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है या फिर यहाँ पर जीवन को कठिन बनाता है, तब एक समस्या पैदा होती है। इसलिए पर्यावरण, यदि हमें सर्वाइव करनी है इस पृथ्वी पर, तो पर्यावरण संरक्षण एक हमारा प्रयास होना चाहिए कि पर्यावरण को हम संरक्षित करें ताकि यहाँ पर जीवन तथा विभिन्न प्रकार की जैव विविधताएं यहाँ पर संभव बनी रहे और पृथ्वी एक जीवीय ग्रह के रूप में सर्वाइव करता रहे। सर, पर्यावरण के बारे में आपने बताया तो ये लगातार दूषित होता जा रहा है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं वजह हम ही है। तो सर, इसके मुख्य कारण क्या कुछ हैं, क्या कुछ गलतियां हमसे हो रही हैं जिनमें हम एक सस्टेनेबल यूज़ नहीं कर पा रहे हैं पर्यावरण का, जो भी प्राकृतिक औषधियां हैं उनका? बिल्कुल सही कहा मोहित जी आपने। हम अगर देखते हैं मानव के इतिहास को अगर देखें तो 99% मानव का जो इतिहास है वह पाषाण काल से जुड़ता है। यानी कि 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक का जो दौर था वह मानव जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता था। 12,000 ईसा पूर्व के बाद मानव धीरे धीरे करके मैदानी एरिया में आया। आप जैसा कि जानते हैं 7,000 ईसा पूर्व नवपाषाण काल की शुरुआत होती है, जब मानव बस्तियां बसाना शुरू करता है, सभ्यताओं का विकास शुरू होता है। और यह जो काल है 7,000 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान में जो भी चल रहा है 2023, तो इस पीरियड में मात्र 1% है। पूरे मानव सभ्यता का जो इतिहास है वह मात्र 1% इस फेज का है। अब आप समझ सकते हैं कि हमने मात्र इतने कम समय में इस पृथ्वी को इतना खतरनाक मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है कि यहाँ पर जैव विविधता की समस्याएं उत्पन्न हो गई है, मानव के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा हो गई है, क्लाइमेट चेंज की समस्या पैदा हो रही है। तो हमारा विकास निश्चित रूप से, जब हम अंधाधुंध उपयोग करते हैं प्रकृति का या प्राकृतिक संसाधनों का, तब समस्या पैदा होती है और हमारे अस्तित्व पर संकट गहराने लगता है। सर, आपने अपनी बातों में अभी ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र किया, क्लाइमेट चेंज की बात की आपने, तो सर ये कितना भयावह है, इसकी गंभीरता को आम नागरिक बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते और हम अपने दिनचर्या में इसे भूल जाते हैं कि ये जो विकास का होड़ मचा हुआ है उसमें हम कहीं ना कहीं इस इतने बड़े स्थिति को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। सर, इसका क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलता है हमारे आम जीवन में? देखिए मोहित जी, इसमें दरअसल मामला यह है कि सूर्य, जैसा कि हम जानते हैं कि
पूरी ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी पर सिर्फ सूरज है। तो सूर्य से जो किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है या जो उष्मा सूर्य से पृथ्वी तक आती है, वह डायरेक्ट वायुमंडल को गर्म नहीं करता। वह आकर पहले धरातल को गर्म करता है और धरातल के संपर्क में हवाएं आती है और फिर हवा गर्म होती है, गर्म होकर फैलती है, फिर ऊपर उठती है, फिर ऊपर से हवाएं नीचे आती है। इस प्रकार से एक कन्वेक्शनल वेव, एक संवहनीय धारा चलना शुरू होता है और फिर धीरे धीरे करके हमारा वायुमंडल गर्म होता है। अब कुछ जो गैसें हैं इसमें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 जिसे मीथेन कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसें हैं जो सूर्य से आने वाली लघु तरंगदैर्घ्य यानी शॉर्ट वेवलेंथ वाली तरंगों को आने तो देता है, लेकिन जब यह रेडिएट होता है, जब पृथ्वी गर्म हो जाती है, तो यह चूँकि सारे उष्मा को तो रखेगा नहीं, उसको कुछ उष्मा को क्या करता है कि वो विकृत कर देता है। जब सूर्य से उष्मा मिलना बंद हो जाता है यानी कि रात हो जाती है, तब क्या होता है कि सूर्य से जो उष्मा प्राप्त किया था पृथ्वी, वह धीरे धीरे करके रेडिएट होने लगता है। यही वजह है कि आप महसूस करते हैं कि रात में आप ठंडक हो जाती है। यदि यह रेडिएट नहीं करता तो यह गर्म होता चला जाता। जैसा कि शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और इस प्रकार की गैसें इतना ज़्यादा है कि वह उष्मा प्राप्त करता है लेकिन उसे उत्सर्जित नहीं होने देता। इस वजह से काफ़ी गर्म है और वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता। पृथ्वी के साथ क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.03% है। तो यह क्या करता है कि जो लघु तरंगदैर्घ्य आया यहाँ पर और जो पृथ्वी को गर्म किया, तो जब सूर्य का प्रकाश मिलना बंद होता है तो रेडिएट करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कुछ जलवाष्प भी होते हैं, ये सब क्या करता है कि कुछ उष्मा को अपने पास रख लेता है, बाकी को उत्सर्जित कर देता है। अब यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है वायुमंडल में, तब जो एक सामान्य तापमान पृथ्वी का 15 डिग्री सेल्सियस है, यह 15 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज करने लगेगा। और जब ये इंक्रीज करेगा तो कई प्रकार के जीव जंतु विलुप्त होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार के जीव होते हैं, एक कोल्ड ब्लडेड और दूसरा वार्म ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड जो जीव हैं वो उसके साथ समस्या क्या है कि वो बदलते हुए ताप को सर्वाइव नहीं कर पाते और उनके जीवन खतरे में। जैसे कि जुरासिक काल में यहाँ पर डायनासोर हुआ करता था। जब ग्लोबल वार्मिंग उसमें आया, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो पूरे के पूरे डायनासोर विलुप्त हो गए। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा होती है तो कई प्रकार के बायोडाइवर्सिटी जो हमारे यहाँ है, जीव विविधता जो है, वह धीरे धीरे करके विलुप्त होने लगेगा और सभी प्रकार के जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। यदि एक जीव विलुप्त होता है तो उसका प्रभाव दूसरे जीव पर पड़ेगा और इस प्रकार से धीरे धीरे करके पूरी बायोडाइवर्सिटी प्रभावित हो जाएगी, यहाँ पर जीवन असंभव हो जाएगा। और इसके साथ ही जो ग्लेशियर हैं वह पिघलने लगेंगे, उसकी वजह से समुद्र तल ऊपर हो जाएगा, कई सारे देश डूब जाएंगे। जैसे हमारा जो पड़ोसी देश है मालदीव, आप लोगों ने सुना होगा कि पिछले वर्षों वहाँ पर वहाँ के कैबिनेट की बैठक पनडुब्बी में की गई थी, नीचे दुनिया को ये मैसेज देने के लिए कि हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। तो ये स्थिति पैदा हो जाएगी कि जो समुद्र तल से कम ऊंचाई वाला जो देश है वह डूबने लगेगा। आपका बांग्लादेश या फिर भारत का ही जो तटीय क्षेत्र हैं कई सारे डूब जाएंगे। हमारा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दुनिया भर के कई सारे देश धीरे धीरे करके समुद्र लेवल जब बढ़ेगा तो विलुप्त हो जाएंगे, डूब जाएंगे। और इसके साथ ही अन्य प्रकार की समस्याएं भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पैदा होगी और इवन की मानव के अस्तित्व पर भी संकट पैदा होने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने हमें अपनी बातों में बताया कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये मानव जीवन के लिए या फिर किसी भी जीव के लिए बेहद नुकसानदेह होता है। तो सर, इससे निपटने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं हम अगर ये गैस बढ़ रहा है तो? देखिए मोहित जी, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा दुश्मन नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा दुश्मन है, उसकी वजह से ही सब समस्या। कार्बन डाइऑक्साइड की एक अनुपात में रहना, जैसे 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन है, यदि वो न हो तो भी समस्या पैदा हो जाएगी। दिन काफ़ी गर्म होंगे, जितना गर्मी अभी होती है उतना होगा, लेकिन रात का तापमान माइनस में चला जाएगा।
इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने लगता है। हम जानते हैं कि जो पर्यावरण में जो चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी की अपनी एक भूमिका है। अब जो वनस्पतियां हैं वह क्या करती हैं, उसमें एक क्लोरोफिल पाए जाते हैं, यानी पर्णहरित पाए जाते हैं पौधों की पत्तियों में, और वह क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। धूप जो मिलता है उसे धूप, मिट्टी, जल, खनिज, लवण, तो ये सब की उपस्थिति में वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिसमें वह कार्बन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने के बाद उसमें ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ये एक चक्र चलता है। तो इस वजह से कहते हैं हम लोग कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली हो। कहा जाता है कि पर्यावरणीय संरक्षण के लिए या पर्यावरणीय ये बैलेंस बनाए रखने के लिए जितना हमारा धरातल है उसके 33% क्षेत्रफल पर जंगल का होना अनिवार्य है, यानी वनस्पति होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो मात्र 31% क्षेत्रफल पर ही जंगल मिलता है। जब हम एशियाई कंटेक्स्ट में देखते हैं, एशियाई परिदृश्य में देखते हैं, तो यहाँ पर मात्र 19% यहाँ के क्षेत्रफल पर जंगल हैं। भारत के परिदृश्य में देखते हैं तो यहाँ पर हाल के वर्षों में वन बढ़े हैं और 24.56% क्षेत्रफल पर जंगल मिलता है। जब हम अपने बिहार के परिदृश्य में देखते हैं तो स्थिति बेहद ही ख़राब है। और यहाँ पर जब हमारा संयुक्त बिहार था, बिहार और झारखंड मिला हुआ था, तब 17% क्षेत्रफल पर जंगल हुआ करता था। आज की तारीख में 2021-22 का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार मात्र यहाँ पर 10.3% क्षेत्रफल पर जंगल है, जबकि होना चाहिए 33% क्षेत्रफल पर। तो होता है यह है कि हम जो इंडस्ट्रीज लगाते हैं, जो उद्योग जो स्थापित करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। जीव जंतु सभी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन उत्सर्जित करते हैं। इसी प्रकार से अन्य भी कई चीज़ें होती हैं। कुछ प्राकृतिक वजह भी है, जैसे कहीं पर वल्केनो हो गया या कहीं जंगल में आग लग गए तो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, लेकिन उसको जो प्यूरिफाई करता है पौधे, अब हम पौधों को नहीं रहने दिए, हम लोग पौधों को काट रहे हैं। तो इस वजह से समस्या पैदा होती है और इम्बैलेंस उत्पन्न होता है। और उसकी वजह जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जब वायुमंडल में बढ़ेगी तो फिर ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा होगी। सर, पर्यावरण की जब हम बात करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरह बढ़ना और पेड़ों का कटना ताकि हमारा विकास हो सके, वहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें बन सके, उस चलते उस कारण से इतने पेड़ों को काटा जा रहा है। तो सर, जब हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का नाम आता है, वहाँ पर ये सुना जाता है और ये एक मार्क की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि तुलना की जा सके कि कहाँ पर की स्थिति कैसी है। सर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल सही आपने कहा मोहित जी। एयर क्वालिटी इंडेक्स यह एक बड़ा गंभीर समस्या है, क्योंकि बिहार जैसे राज्यों में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वायु की गुणवत्ता है वह बेहद ही ख़राब है। AQI की बात जब हम करते हैं तो 0 से लेकर 50 तक अगर AQI होता है तब वो बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। 51 से 100 अगर है तो वह मध्यम माना जाता है। ध्यान देने की ज़रूरत। हाँ, यदि 101 से 200 होता है तो थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ होती है। 201 के बाद जो स्थिति है, 201 से 300 अगर AQI है तो वह ख़राब स्थिति मानी जाएगी। यदि 301 से 400 स्थिति है तो बेहद ख़राब मानी जाएगी, और यदि 401 से 500 है तो बेहद गंभीर माना जाएगा। और आप इसकी भयावहता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि बिहार में यहाँ पूरे देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 7 सबसे प्रदूषित शहर हमारे बिहार में मिलते हैं। यहाँ ठंड के दिनों में AQI स्थिति की बेहद ख़राब हो जाती है। यहाँ कई जगहों पर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 450 तक दर्ज किए जाते हैं।
यानी हम जो सांस ले रहे हैं वह बेहद ही जहरीला होता है। इसको लेकर के प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने आपत्ति भी जताई थी कि इसे जहरीली हवा न कही जाए, लेकिन मेरा मानना है कि हम इसे जहरीली क्यों नहीं कहेंगे। जब हमें यहाँ की हवा सांस जब हम लेते हैं तो छोटे छोटे बच्चे, अमूमन कहा जाता है कि अस्थमा यानी दमा की समस्या बुजुर्गों में होती है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण परिषद और PMCH ने संयुक्त रूप से एक शोध किया था जिसमें यह देखा गया था कि जो नवजात शिशु हैं उसमें भी दमा की समस्या पाई गई, और उसका वजह ये था यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही ख़राब होना, यानी कि यहाँ की वायु गुणवत्ता बेहद ही ख़राब होना। उसमें पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वह माइक्रोमीटर में हम लोग मापते हैं। जैसे हम कहते हैं PM10, तो PM10 यानी कि 10 माइक्रोमीटर उसका ये होता है, व्यास होता है। जितना महीन होता जाएगा ये उतना ज़्यादा खतरनाक होता जाएगा। जैसे हम कहते हैं PM2.5 PM2.5 यानी 2.5 माइक्रोमीटर उसका व्यास रहता है, जो डस्ट रहते हैं, डस्ट पार्टिकल रहते हैं। तो जितना महीन रहेगा वह हमारे अंदर उतना ही इन्हेल करेंगे, वो अंदर तक जा पाएगा, और परिणाम क्या होगा कि वह हमारे फेफड़ा को प्रदूषित करेगा या फेफड़ा को नुकसान पहुंचाएगा। तो जब यहाँ के छोटे छोटे बच्चे दमा की समस्या से पीड़ित हो रहे हों, यहाँ पर लोग फेफड़ा के कैंसर से पीड़ित हो रहे हों, तो हम ऐसी हवा को जहरीली क्यों नहीं कहेंगे। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण परिषद इसको लेकर के यह भी कहता है कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति, खास करके पटना की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वह भी इसके लिए जिम्मेदार है। इस वजह से भी यहाँ के वायुमंडल में पार्टिकुलेट मैटर की अधिकता पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के बिहार में AQI की स्थिति बेहद ख़राब है, और इसको लेकर के बड़े स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। सर, पर्यावरण की गिरती गुणवत्ता जब बहुत समय पहले सरकार के संज्ञान में आई तो फिर एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। सर, इसके बारे में कृपया कर जानकारी हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल सही आपने कहा। पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण अधिनियम, दरअसल अगर हम भारतीय संविधान में देखें तो शुरुआती समय में इसका कहीं कोई वजूद ही नहीं था। यानी प्रदूषण को पर्यावरण को संरक्षित भी करना है, यह कंसेप्ट था ही नहीं, है ना। बल्कि ये वैश्विक स्तर पर ये नहीं था। हम लोग यह समझते थे कि प्रकृति के द्वारा दिया गया ये जो पर्यावरण है, ये एक ऐसा गिफ्ट जो कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन बाद में चल कर के पता चला कि हम जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, खास के औद्योगिक क्रांति के बाद जो हमने जिस प्रकार से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, उसके काफ़ी दुष्परिणाम उभर कर के सामने आने लगे। कई प्रकार की आपदाएं, कई प्रकार की बीमारियों की बढ़ोतरी हुई। ऐसे में यह बात सबसे पहले स्वीडन सरकार ने उठाई थी। स्वीडिश, इसलिए इसे स्वीडिश इनिशिएटिव भी कहा जाता है। स्वीडिश सरकार के प्रयास से सबसे पहले स्टॉकहोम में एक सम्मेलन किया गया, और उसमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, मानव पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उसको लेकर के उस पर चर्चा हुई 1972 में। और उसके बाद दुनिया भर में अलग अलग देशों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के काम शुरू हुआ। उसी दिशा में भारत में 1985 में सबसे पहले वन पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया गया, निर्माण किया गया। और उसके बाद 1986 में सबसे पहले यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाए गए। ठीक है, तो इसके तहत हम लोग तरह तरह के पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के जो रिसर्च होते हैं, या फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, या फिर उसके नियंत्रण को लेकर के हम लोग काम करते हैं। उसको लेकर के कई प्रकार के नियम, जैसे कि इवन कई सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, ठीक है, और तमाम सारे इसमें चीज़ों को शामिल करके और प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है इसके तहत। सर, पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए स्वच्छता पर हमारे भारत सरकार के द्वारा भी
काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है सफाई को लेकर, चाहे कचरा फेंकने को लेकर हो, नदियों की साफ़ सफाई हो, इन सब चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार पहल की जा रही है ताकि इसे जल्दी से जल्दी नियंत्रित किया जा सके। सर, ये कितना कारगर रहा, कितना महत्वपूर्ण रहा हमारे? बिल्कुल मोहित जी, पर्यावरण संरक्षण को लेकर भारत सरकार और इवन की बिहार सरकार के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं। तो यह एक बड़ी पहल है, भारत सरकार के द्वारा बहुत बड़ी घोषणा है कि 2070 तक हम जीरो कार्बन उत्सर्जन करेंगे। साथ में इसके अलावा भी कई तरह की नमामि गंगे योजनाएं इनकी चल रही है। इसी प्रकार से अन्य तरह की जो भी योजनाएं बिहार सरकार के द्वारा भी कई प्रकार के, जैसे हरियाली योजना है, जल जीवन हरियाली योजना एक और इसमें शामिल की गई है। जल जीवन हरियाली योजना में जितने विभिन्न जो विभाग हैं उसको मिला करके एक योजना बनाई गई है। अब जैसे जो रूरल डेवलपमेंट जो विभाग है तो उसको इसमें शामिल करके जो नहरें होती है गांव में, या जो खाली पड़े ज़मीन होते हैं वो वहाँ पर वृक्षारोपण करना, जो सरकारी भवन है वहाँ पर जल संरक्षण करना, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करना। तो इस प्रकार के जो आर्द्र भूमि है उसके विकास को लेकर के भी सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। रामसर स्थल उसको कहते हैं, उसे चिन्हित किया गया है और उसके विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से और भी कई अलग अलग, अच्छा इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें लेकर के कई सारी सरकारी एजेंसियां भी खुद आगे आ रही हैं। जैसे आप देखेंगे मसूरी करीब 30-40 साल पहले वहाँ की स्थिति बेहद ख़राब थी। वहाँ पर चूना का उत्खनन होता था, इस वजह से पूरी जो पहाड़ी है वह बंजर हो गई थी। वहाँ के जो गढ़वाल रेजिमेंट है उसने पूरा मसूरी में वृक्षारोपण करवाया और इसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ मसूरी आज कहा जाता है पहाड़ों की रानी। वहाँ काफ़ी ज़्यादा हरियाली है और वहाँ के तापमान में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई और वह आज पूरे देश भर के लोग घूमने के लिए वहाँ पर जाते हैं। मसूरी एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप हो गया। तो इसको लेकर के तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, और बिहार सरकार और तथा विभिन्न जो भी राज्य सरकारें हैं इसको लेकर के काम कर रही हैं। चाहे जैव विविधता संरक्षण को लेकर के मामला हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण को लेकर के हो। इवन कि अब देखिए भारत में एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है, चूँकि हमारा जो हिंदू रिवाज है जिसके अनुसार मूर्तियों का विसर्जन हम जाकर के नदियों में कर देते हैं, जिसकी वजह से नदी प्रदूषित हो जाती थी, नदी के जल प्रदूषित हो जाते थे। तो उसमें बिहार सरकार ने ये लाया है कि मूर्ति का विसर्जन आप डायरेक्ट तालाब में नहीं करेंगे या इसमें नदियों में नहीं करेंगे। वह जहाँ पर किया जाता है उसके बगल में पूजा समितियों से स्पेशली ये किया जाता है कि आप यदि वहाँ पर करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। इसलिए वो वहाँ पर जहाँ पर विसर्जित किया जाता है उसके बगल में तालाब बनाया जाता है और वहाँ पर उसको विसर्जन कराया जाता है ताकि नदी प्रदूषित होने से बचाई जा सके। इस प्रकार से कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एक सामाजिक वानिकी, ये भी एक बहुत अच्छी योजना है। सामाजिक वानिकी के तहत लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप खाली पड़े ज़मीन में आप पेड़ लगाइए। इवन कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। बिहार में जीविका समूह, जो जीविका दीदी और जीविका समूह जो है उसको भी इसमें शामिल करके ये करने का कोशिश किया जा रहा है कि अधिक से अधिक पर्यावरण को लेकर के काम हो और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार के जो ये प्रयास है बेहद ही काफ़ी अच्छा प्रभावशाली भी रहा है। और आज की तारीख में हमारे यहाँ वन का क्षेत्रफल है वह लगातार बढ़ रहा है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे समक्ष इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस अंक में हमने बात की कि पर्यावरण को किस तरह से हम संरक्षित कर सकते हैं, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो या फिर ज़िला स्तर पर हो। एक आम नागरिक होने के नाते ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास संरक्षण करें, पर्यावरण को बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस की मात्रा कम हो और हमें ऑक्सीजन मिले। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे यानी कुमार मोहित और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।